Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. As you all know, there has been certain changes in the syllabi for class 12th chemistry. We are not going to delete anything, but very important change that now you have solid state and group 15 of P block in your syllabus. I have already covered group 15 with you, and today I am going to start this chapter solid state. ठीक है, and you should be happy about it. It's a very easy chapter, so it is going to be a plus point for you guys. In JEE you will have at least 1 to 2 questions from this, and also in boards at least 4 marks questions, and the easiest chapter, so it is like a cushion for you. ठीक है, so let's get on with the chapter. ठीक है, so we start with solid state. So all those students who have been with us in 11th also, you would remember that we did some part of it in 11th also, right? So we'll again revise because it's been a long time. Okay, so we've talked about states of matter in 11th. ठीक है, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें से जो 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम. इसमें से गैसेस एंड लिक्विड्स आपने 11th में पढ़ा था, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट. ठीक है, राइट. सो जब हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम सा बना देती हूँ विच सेज इट ऑल. ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया किसी भी सॉलिड का, एंड लेट्स से दिस spheres that I have drawn are the molecules of that solid. तो आप solid state को कैसे define कर सकते हो? इसकी characteristics क्या हो सकते हैं कि जो intermolecular space है बहुत कम है. The intermolecular space is very less. ठीक है, so that means they are very tightly packed. जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स में जगह बहुत कम होती है, एंड दे आर टाइटली पैक्ड. क्योंकि बहुत पास है, सो अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी ह्यूज, है ना. सो बिकॉज ऑफ दिस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था थर्मल एनर्जी. ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन. चाहे हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम मॉलिक्यूलर इटसेल्फ उसकी मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो टोटल मोशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल में, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी है, दैट इज़ थर्मल एनर्जी. एंड यू नो दैट सॉलिड्स क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड है, जैसे लेट्स से कि सॉलिड मॉलिक्यूल है, अगर ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, वापस आ गया, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, फिर वापस आ गया. तो किस तरह का मोशन पॉसिबल है? ओनली दिस टू एंड फ्रो, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन इज द ओनली पॉसिबल मोशन. अदरवाइज ये इधर उधर घूम नहीं सकता. जबकि आपको पता है लिक्विड्स में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीडम मिलता है मॉलिक्यूल्स को घूमने का, और गैसेस में तो बिल्कुल ही फ्रीडम होता है ना. सो क्या होएगा? क्योंकि देर इज नो स्पेस फॉर इट टू गो, सो थर्मल एनर्जी इज मिनिमम. Thermal energy is minimum. ठीक है, अब आते हैं सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री सॉलिड की मेन क्लासिफिकेशन क्या है? सॉलिड्स कैन बी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. ठीक है, तो जो आपके सॉलिड्स हैं they can be crystalline or
amorphous. So we are going to study crystalline solids throughout this chapter in very great details. Very interesting chapter. ठीक है, काफ़ी सारे हम डेली लाइफ से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है, राइट. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है. ठीक है, उसके अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है थ्रू आउट. मतलब एक फिक्स्ड तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में प्लेस्ड हैं. ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स्ड है. जैसे मैंने आपको पहले भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था, मैं अभी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. जैसे हमने पढ़ा था ये A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, यहाँ B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव, यहाँ पे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव. तो ये एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है ना. तो दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड ज्योमेट्री और अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और थ्रू आउट जो सॉलिड होएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें एक ऐसा फिक्स्ड ज्योमेट्री होएगी. ठीक है, ये भी डिफरेंट तरीके की हो सकती है. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है, सो डेफिनेट ज्योमेट्री थ्रू आउट, दैट इज देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, अब आते हैं अमॉर्फस में. उनकी शेप इज नॉट फिक्स्ड as such, that is there is no definite geometry throughout. ठीक है, जिसको आप कह सकते हो इट इज इरेग्युलर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर का नाम दे सकते हो. ठीक है, नाउ क्योंकि इसकी ज्योमेट्री वगैरह सब फिक्स्ड है, सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. एक फिक्स्ड टेम्परेचर होएगा जिस पे ये मेल्ट करेगा. ठीक है, और इसका जो है कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ज्योमेट्री है, बॉन्ड्स हैं वो इरेग्युलर से हैं, है ना. तो कई जगह ज़्यादा क्लोजली प्लेस्ड होंगे, कई जगह दूर होंगे, राइट. सो डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, अब आ जाते हैं अगर इनको काटा जाए. सो इफ आई कट देम, ठीक है, तो उसके 2 अच्छे नीट एंड क्लीन हाफ्स हो जाएंगे. ठीक है, सो इफ आई कट देम इट विल कट इनटू 2 फाइनली कट पीसेस, दैट इज इट गिव्स अ क्लीन क्लीवेज. इसकी जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है, मतलब काटने पे कैसे कटेगा, जो क्लीवेज होएगी, मतलब जब हम इसको नाइफ से काटेंगे, सो इट इज गोइंग टू गिव 2 क्लीन पीसेस. ठीक है, सो द क्लीवेज इज गोइंग टू बी क्लीन. और यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे, व्हेन यू कट, ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव 2 इरेग्युलर पीसेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एक लेट्स से सोडियम ले लिया और मैंने इसको काटा यहाँ से, तो जब मैं इसको काटूंगी तो मुझे यहाँ पे ऐसे बड़े नीट एंड क्लीन जो है इसके 2 टुकड़े मिल जाएंगे. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ अमॉर्फस को काटने की कोशिश करूँ, जैसे अमॉर्फस सॉलिड अगर मैं काटूँ तो मुझे हो सकता है एक टुकड़ा ऐसे मिल जाए और एक टुकड़ा ऐसे मिल जाए. ठीक है, सो दैट इज क्लीवेज प्रॉपर्टीज. उसके बाद आ जाते हैं नाउ डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूँगी, आइसोट्रॉपी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी. नाउ isotropy, iso means same, so what is isotropy? Isotropy is substances which have same physical properties in all directions are isotropic.
ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन हेयर फॉर यू. Substances which have same physical properties in all directions. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक. दे आर कॉल्ड isotropic and the phenomena is called isotropy. ठीक है, अब देखते हैं कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में से कौन से आइसोट्रॉपिक है और कौन से आइसोट्रॉपिक नहीं है. सो बेसिकली जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे आर एन आइसोट्रॉपिक. ये आइसोट्रॉपिक नहीं है. दे डू नॉट गिव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस एंड अमॉर्फस आर isotropic, that is they give same physical properties in all directions. ठीक है, अब हम इस पॉइंट को समझते हैं. ठीक है, let's say I am drawing a crystalline substance. ठीक है, let's say इसकी ऐसी ज्योमेट्री है. There is a particle A जिसकी relative position ऐसी है. ठीक है, और पार्टिकल बी लेट्स से इसके बीच में प्लेस्ड है. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बी की पोजीशन फिक्स्ड है क्योंकि ज्योमेट्री फिक्स्ड है, तो सब जगह इसकी बी की पोजीशन ऐसी होएगी. राइट नाउ अगर इसमें से लाइट, अगर मैं यहाँ से लाइट थ्रो करती हूँ, सो इट इज़ पासिंग थ्रू अ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ए एटम्स. राइट, अगर लाइट ऐसे थ्रो की जाए यहाँ से, तो इट इज़ गोइंग टू पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, बी एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है. अगर लाइट ऐसे थ्रो की जाए तो इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ थर्ड काइंड ऑफ अ पाथ, ए बी ए. अब तीनों डायरेक्शंस में जब मैं लाइट थ्रो करूँगी तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि फिक्स ज्योमेट्री है, तो यहाँ सिर्फ ए मिले, यहाँ सिर्फ बी मिले, यहाँ ए बी मिले, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होएगी तीनों केसेस में क्या हो जाएगी? अलग. राइट, सो दैट इज़ वाई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एन आइसोट्रॉपिक, क्योंकि ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है. एक जगह ऐसे मिले, एक जगह दूसरी तरह के मिले, एक जगह तीसरी तरह के मिलेंगे. ठीक है, बट अब अमॉर्फस में क्या होता है, क्योंकि कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, तो इफ़ आई ड्रॉ एन अमॉर्फस तो ऐसा होएगा, कुछ कहीं बड़ा है ना, कहीं छोटा ऐसे. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ अमॉर्फस. अब अमॉर्फस में क्योंकि इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी होएगी, तो मैं कहीं से भी लाइट थ्रो करूँगी उसकी स्पीड जो है सेम रहेगी, क्योंकि जो इतनी सारी डेविएशंस हैं दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर्स अफेक्ट. तो सब जगह से लाइट बराबर टाइम पे बाहर निकलेगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री फिक्स्ड है, तो उसको एक तरफ से इसको सारे ए मिल रहे हैं, एक तरफ से सारे बी मिल रहे हैं, वो फिक्स्ड है ना. तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, तो वो डिफरेंट टाइम पे क्रिस्टल के थ्रू बाहर निकलेगी या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के थ्रू बाहर निकलेगी. लेकिन अमॉर्फस में क्योंकि इतनी सारी डेविएशंस होती हैं कि ये जो डेविएशंस हैं ये एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं. ठीक है, सो दीज आर आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. ठीक है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ आइसोट्रॉपी और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आपके क्या हैं. ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है? फ्यूज़ होना. तो इसी से इनडायरेक्टली यू कैन से दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यू कुड से दैट दे हैव अ फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड. तो इसका मतलब इसकी फिक्स्ड, या अलग से भी लिख सकते हो नीचे इफ़ यू वांट.
हैज़ अ फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ज्योमेट्री फिक्स्ड है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए होगी, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, राइट? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं? येस, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। क्रिस्टलाइन से हम अमॉर्फस बना सकते हैं, हम अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, नाउ दोनों ही क्वार्ट्ज और जो क्वार्ट्ज से बना ग्लास है, दोनों में ही बेसिक यूनिट क्या है? सिलिका। ठीक है, और दोनों में ही क्या है? देयर इज अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट of SiO4, दैट इज हर एक यूनिट में क्या है? एक SiO2 और साथ वाले 2 ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स है। सो देयर इज अ बेसिक यूनिट, दोनों की सिलिका है और दोनों की ज्योमेट्री कैसी है कि SiO4 टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। बट द डिफरेंस इज क्वार्ट्ज में क्या है? SiO4 का एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है। ठीक है, सो इफ इट इज लाइक दिस कुड बी, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज सिलिका, ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर से ऐसे करके ठीक है, मीनवाइल दिस कुड बी लाइक दिस, सिलिका एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, राइट? तो ऐसे एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है थ्रू आउट। लेकिन जो ग्लास है, ऑन द अदर हैंड, ग्लास में क्या होता है? कोई ऐसी फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हो सकता है ये इससे जुड़ा हो। सो द ज्योमेट्री इज रैंडम। ठीक है, तो सिलिका, जो क्वार्ट्ज में सिलिका यूनिट्स हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो क्वार्ट्ज जो है वो क्या है? आपका क्रिस्टलाइन है। और ग्लास में यू कैन सी द ज्योमेट्री इज रैंडम, तो ये क्या है? आपका अमॉर्फस। ठीक है, दोनों में बेसिक यूनिट सिलिका है एंड टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है SiO4 का, बट यहाँ ज्योमेट्री रेगुलर है इसलिए क्रिस्टलाइन है, और वहाँ ज्योमेट्री रैंडम है इसलिए वो अमॉर्फस है। हाउएवर, अगर मैं क्वार्ट्ज को क्विकली हीट करके कूल कर दूं, if I quickly heat and then cool, so what is going to happen? Quartz will get converted to glass. ठीक है, so अगर मैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को क्विकली हीट करके कूल कर रही हूँ तो उसकी क्या बन गई? अमॉर्फस फॉर्म बन गई। ठीक है, राइट? इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं क्या उल्टा भी पॉसिबल है कि नहीं है। अब क्वेश्चन आता है आपके शीशे की विंडोज़ पे, ग्लास विंडोज़ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इन ओल्ड बिल्डिंग्स क्या होता है? ग्लास पेन्स आर मिसफिट या लूज फ्रॉम द टॉप, या लूज होती हैं या उनकी फिटिंग खराब हो जाती है या ऊपर से लूज हो जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है?
ओल्ड बिल्डिंग्स में, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं 100, 150, 200 सालों की, ठीक है, उसमें क्या है, ग्लास पेन्स बिकम ब्लर्ड, ठीक है, धुंधली सी हो जाती है, ग्लास जो है आपका ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। अब हम ये दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप ये डिफरेंस में भी ऐड कर सकते हो, इट्स अ गुड पॉइंट। जो आपकी अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली नॉट ट्रू सॉलिड, सही में सॉलिड नहीं होते, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। इनको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, नकली के सॉलिड्स हैं। असली में ये है क्या, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स विथ वेरी हाई विस्कोसिटी, ठीक है। सो असली में दे आर सुपर कूल लिक्विड्स विथ वेरी हाई विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, नाउ आई थिंक यू शुड नो द आंसर कि इतने सालों में, ओवर द ईयर्स, नाउ ग्लास क्या है। अब यहाँ पे एक बात पहले लिख लेते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन आर ट्रू सॉलिड्स। आप एक ये डिफरेंस भी लिख सकते हो अपने टेबल में। नाउ लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपका ग्लास है वो क्या है, इट इज अमॉर्फस, ठीक है, ग्लास अमॉर्फस है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ स्यूडो सॉलिड और इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। So over a period of 50 to 100 years, what is going to happen? It's going to slowly flow, क्योंकि बहुत high viscosity है, it's going to slowly flow। और जब वो ऊपर से ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, ठीक है, तो क्या होएगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लूज हो जाएगा, तो ग्लास की फिटिंग ऊपर से ढीली हो जाएगी, तभी जो खिड़कियाँ हैं वो खड़कने लग जाती हैं, ठीक है, क्लियर। So that is your first question. Now let's come to the second question. The second question says कि जो old buildings हैं उनके जो glass panes हैं वो आपको धुंधले या मिल्की या blurred लगते हैं। Question में कोई भी word use हो सकता है, आंसर उसका एक ही है, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह धूप निकलती है ना, टेम्परेचर राइज होता है लैंड का, उसके बाद रात को ठंड हो जाती है ना। सो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सेम स्लो कूलिंग, स्लो हीटिंग, देन अगेन स्लो कूलिंग, देन स्लो हीटिंग, फिर सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, सो एंड सो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है या वेरिएशन इन टेम्परेचर इज हैपनिंग स्लोली अगेन एंड अगेन। क्या हो रहा है, स्लो हीटिंग एंड देन स्लो कूलिंग। तो इससे क्या होता है, बाय स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग क्या हुआ, ग्लास में स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनीलिंग। दिस इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली, है ना। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज हैपनिंग। सो इससे क्या होएगा, अमॉर्फस सब्सटेंस जो है उसमें कुछ क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है, इट गेट्स क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज, या उसकी ज्योमेट्री में कुछ रेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। तो रोज डंडा पड़ता है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाता है ये भी, ठीक है। सो अमॉर्फस गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज या सम ज्योमेट्री बिकम्स रेगुलर। सो बिकॉज कि उसकी नेचर थोड़ी सी अब क्रिस्टलाइन हो गई है, तो नाउ इट सीम्स ट्रांसलूसेंट या ब्लर्ड या मिल्की, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न कि ओल्ड बिल्डिंग्स की ग्लास पेन्स जो हैं, जो शीशे हैं, वो आपको धुंधले दिखते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। So take a screenshot of this and now we move on to classification of crystalline solids, ठीक है, इसको नोट करो।
Okay, so now we are going to talk about classification of crystalline solids. Crystalline solids जो है, there are 4 types. You have molecular solids, ठीक है, you have ionic solids, you have metallic solids, and you have giant covalent solids, या जिसको आप नेटवर्क सॉलिड्स भी कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और उनमें क्या हो सकता है, यू कैन हैव बेसिकली सिंपली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन हैव डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, उसमें इन तीनों में से किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। सो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। द फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। किसमें होंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आर योर noble gases in solid state, ठीक है, जैसे सॉलिड आर्गन, सॉलिड हीलियम, सॉलिड नियॉन, सॉलिड क्रिप्टॉन, और यू कुड हैव समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई आइस, ठीक है, राइट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, सॉलिड मीथेन गैस होगी, जो भी आपके नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दोज इन कोवलेंट स्टेट। और इसमें जो बेसिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यू आर गोइंग टू हैव वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, नॉन पोलर में, राइट। उसके बाद इनका क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, दे आर गोइंग टू बी हैविंग लो मेल्टिंग, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद दे आर गोइंग टू बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या था, नॉन पोलर। दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा आएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl, है ना। इसमें क्या होता है, इफ यू रिमेंबर HCl क्या होता है, दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। सो देयर इज अ डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल, ऐसे हमने पढ़ा था 11th में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होएगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, राइट। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी स्लाइटली हायर देन नॉन पोलर वंस, ठीक है। सो ऑल्दो दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट इट इज गोइंग टू बी हायर देन नॉन पोलर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, देयर इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या है, सबसे वीकेस्ट है, कौन सी है, वॉन डर वाल्स फोर्स, जिसको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं, या डिस्पर्जन। कौन सी वाली वॉन डर वाल फोर्स है, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। अगेन दे आर गोइंग टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ना आयन है मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर
सॉलिड्स, इसमें कौन सा आ जाएगा बच्चों? वही तीन बड़े इंपॉर्टेंट, सॉलिड HF, सॉलिड फॉर्म में अमोनिया और सॉलिड फॉर्म में वाटर, दैट इज आइस। ठीक है, ऑल दीज थ्री इन सॉलिड फॉर्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, so but what is going to be different is they are going to have high boiling point and melting points. ठीक है, higher than these. ठीक है, since the boiling point is going to be high because of hydrogen bonding, and melting point obviously is going to be not very high but higher than the first two. ठीक है, but again they are also going to be the poor conductors of electricity because they have no free electrons or ions. ठीक है, तो एक बारी इसको क्विकली फिर से देखते हैं, क्लासिफिकेशन करें अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, सो दे आर ऑफ 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड जाइंट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, क्या सिर्फ सिंपल लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स है, या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं आयनिक एंड मेटालिक सॉलिड्स पे। अब आयनिक सॉलिड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स कौन से हैं? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं आपके? आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो बने होते हैं कैटायन और एनायन से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वेरी स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction. There is a very strong electrostatic force of attraction. ठीक है, right? They have, क्योंकि बहुत strong force of attraction है, they have high melting and boiling points. ठीक है, उसके बाद they are very brittle एंड हार्ड। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं, कोई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं है, तो एक पर्टिकुलर एंगल से अगर उस पर स्ट्रेस डालोगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, सो दे आर ब्रिटल, गिर के टूट सकते हैं, एंड दे आर वेरी हार्ड। जितने भी आपके एसिड्स आ गए है ना, बेसिस आ गए, सॉल्ट्स आ गए, जो भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली, वो सारे क्या हैं? आपके आयनिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, right? So most of the acids and bases which are ionic in nature, या आपके जो salts हैं वो तो होते ही ionic हैं, right? So जो आपकी electrolytes हैं, so since they form electrolytes, तो आप क्या कह सकते हो conduction के बारे में? They conduct electricity in fused मतलब molten, melt होके, मोल्टन और एक्वस स्टेट, एक्वस पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि वाई इज़ इट दैट कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, या वाई इज़ इट कि ये एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, द आंसर इज दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड द एनायंस। ठीक है, सो एक्सट्रीमली टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी हार्ड। तो जब इनको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये मेल्ट होते हैं, राइट? So now when we heat them, the heat keeps getting converted into kinetic energy, and the moment the kinetic energy of these ions it exceeds the electrostatic force of attraction, they start moving away. So when they are moving away, so basically what is happening, the ions are moving. जब ये melt कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये solid से liquid में convert हो रहे हैं, that is ये दूर भाग रहे हैं. So what is happening, the ions are moving and the movement of ions is current. ठीक है,
ऑन द अदर हैंड अगर एक्वस स्टेट मतलब पानी में डालूंगी तभी क्या होएगा, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव हिस्सा होता है और एक पॉजिटिव हिस्सा होता है ना। तो जब मैं इसको पानी में डालती हूँ, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डालती हूँ, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है ये, तो सोडियम आयन जो है Na पॉजिटिव जो कैटायन है उसको पानी का ऑक्सीजन वाला हिस्सा, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास इसको कैसे घेर लेते हैं कि ऑक्सीजन वाला हिस्सा सोडियम को फेस करता है। ऑन द अदर हैंड क्लोराइड आयन जो है क्योंकि वो नेगेटिव है तो उसको पानी का H पॉजिटिव वाला हिस्सा फेस करता है, ठीक है। तो ये सारे इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सोडियम को अलग खींच रहे हैं, क्लोराइड को अलग खींच रहे हैं, तो वो अलग हो जाता है, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ हाउ इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो नाउ बेसिकली देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सो दैट मूवमेंट ऑफ आयन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो अब हम आते हैं मेटालिक सॉलिड्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू, इसमें एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, गिव एनी एग्जाम्पल। यू हैव NaCl, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, यू हैव KCl, यू हैव MgCl2, ठीक है, यू हैव NaOH, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में क्या है आपको पता है, आपने काफ़ी बार पढ़ा है, मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं एज कर्नल्स, पॉजिटिव कर्नल्स एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली मेटल्स एग्जिस्ट एज केटायंस एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं केटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो there is a force of attraction between this cation and this electron, this cation, this electron, this cation, this electron. So इसकी वजह से जो मेटल्स हैं उनके एटम्स कैसे होते हैं एज केटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन या कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। सो देर इज अ electrostatic force of attraction between all the cations, all the kernels and free electrons, तो जिसकी वजह से metals are very tightly packed, ठीक है। आप आगे जाके डी ब्लॉक में ये भी पढ़ोगे कि मेटल्स में क्या होता है, यूजुअली जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो और भी ज़्यादा हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर एक कॉपर का इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है और दूसरे का इनकम्प्लीट है तो वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे। सो देयर इज़ एन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, सो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंक्लूड करके क्या बनता है, मेटालिक सॉलिड्स बनते हैं, ठीक है। सो क्या है, देयर इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the kernels and the free electrons, जिनकी वजह से टाइटली बाउंड है। और जो आपके हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स कौन से होते हैं डी ब्लॉक के, उनमें क्या होता है अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स या डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या होता है, द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स of the metal atoms, ठीक है। क्या आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जगह भी सो हैवी मेटल्स में क्या है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिसको आप कह सकते हो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिकली वी हैव स्टडीड दिस अर्लियर आल्सो, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ मेटालिक बॉन्डिंग। जब हमने पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर, एस ब्लॉक में वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है और डी में ज़्यादा होती है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग मीन्स कि एक तो इसके कर्नल्स जो हैं वो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हैवी मेटल्स जो हैं स्पेशली डी ब्लॉक में एक्स्ट्रा क्या है
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं डी सब शेल में, तो ये आपस में ओवरलैप करके एक मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग दे आर वेरी हार्ड सॉलिड्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेटालिक सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ब्रिटल नहीं है, टूटते नहीं हैं गिरने से, हार्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव अ मेटालिक लस्टर, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेटालिक बॉन्डिंग दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। इनको कैसे भी पीट पीट के कोई भी शेप बना लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गुड कंडक्टर्स of electricity because of the presence of free electrons। ठीक है, even in solid state, सॉलिड स्टेट में भी। मैं आपको ये ऐसे क्यों लिखा रही हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंस आता है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। मेटालिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी कर लेते हैं, सो ऑल स्टेट्स, राइट। उसके बाद दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट इज हाई क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मेटालिक बॉन्डिंग है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिटल एंड हार्ड है, दे आर हार्ड एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ब्रिटल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर आयनिक सॉलिड्स एंड दोज आर मेटालिक सॉलिड्स। डिफरेंस आ सकता है, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पिन पॉइंट करेंगे कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंस बताओ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हाउ आर दे डिफरेंट। ठीक है, तो फिर आप वही डिफरेंस एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारा जॉइंट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। So the fourth type of crystalline solids are giant, covalent और network solids। ठीक है, इसमें आपके constituent particles क्या होते हैं, आपके constituent particles होते हैं non metal atoms, non metal atoms which are joined to each other by covalent bonds। ठीक है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं इन फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ठीक है, और काफ़ी सारे आपस में जुड़े होते हैं, तभी इनको हम जॉइंट, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। वन यू कैन से इज डायमंड टाइप एंड अदर्स यू कैन से आर ग्रेफाइट। 2 बड़ी मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनके, यू हैव डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आप डायमंड टाइप और ग्रेफाइट टाइप भी बना सकते हो इस तरह के। ठीक है, यहाँ मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस भी बताऊंगी, बहुत बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो डायमंड टाइप में कौन से आ गए, यू हैव डायमंड, यू हैव कार्बोरंडम, ठीक है, यू हैव सिलिका, यू हैव बोरॉन, नाइट्राइड जो बहुत हार्ड हैं ये वाले तो। ठीक है, राइट, और देन यू हैव सम लाइक ग्रेफाइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, उससे पहले इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे आर यूजुअली हार्ड। जो डायमंड टाइप है वो क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, चलो हम इसको डिफरेंस में देखते हैं। राइट, सबसे पहले आ जाएंगे इधर, जो डायमंड की तरह है, जैसे कार्बोरंडम है, सिलिका है, बोरॉन, नाइट्राइड है। ठीक है, ये क्या है, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, इनफैक्ट यू नो दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन इन द पीरियोडिक टेबल। कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। सो दे आर वेरी हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, डायमंड में क्या होता है, 1 कार्बन इज टेट्राहेड्रली अटैच टू 4 अदर कार्बन्स। ठीक है, तो डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एंड यू कैन सी देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी ऑक्यूपाइड है। सो देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
So it's a poor conductor of electricity. ठीक है, एक डायमंड में बड़ी खासियत है, क्या है इसमें, इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.45. ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट या ग्रेफाइट टाइप में क्या होता है, ईच कार्बन, हर एक कार्बन 3 और कार्बन से लिंक्ड है, मतलब हर एक कार्बन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, क्योंकि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और 3 बिजी हैं, तो मतलब हर एक कार्बन में एक फ्री है. ठीक है, उसी तरह आई कैन मेक दिस लाइक दिस, है ना, ये एक कार्बन हो गया. सो जब ये ऐसे लिंक्ड होते हैं तो ये किस तरह की शेप बना लेते हैं, when each carbon is linked to 3 other carbons, so they make hexagonal layers. ऐसे पूरी बड़ी बड़ी hexagonal layers बन जाती हैं. कोई भी कार्बन, जैसे ये उठा लो, it's linked to 3 कार्बन, ये उठा लो, it's linked to 3 कार्बन, and so on. So each carbon is linked to 3 कार्बन्स, तो ऐसी हेक्सागोनल लेयर्स बना लेते हैं. ठीक है, राइट. अब इसमें क्या होता है, स्पेशली इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, अब आप देखो हर एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. ठीक है, एंड देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनफैक्ट उसके बाद इसको हम सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्लिपरी होता है इसलिए, और ये स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ग्रेफाइट में, एक लेयर ये हो गई है ना, दूसरी लेयर यहाँ पे हो जाएगी, और ये 2 लेयर्स के, हर 2 लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज, इसके बीच में डिफरेंस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 340 पिकोमीटर्स. एंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो मतलब ये 2 लेयर्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो ये जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर सकती हैं. दैट इज द रीजन दैट ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड इट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट. ठीक है, राइट. एंड यू शुड रिमेंबर दैट इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये हार्ड नहीं है, इट इज सॉफ्ट. ठीक है, और इसकी एक अपनी मेटालिक क्लस्टर होती है. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेफाइट से क्या बनता है, पेंसिल लेड. पेंसिल लेड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट. और डायमंड का यूज़ कहाँ है, ऑर्नामेंट्स में या ज्वेलरी में होता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन कटिंग, क्योंकि बहुत हार्ड है तो कटिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, सो इट्स एब्रेसिव, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. बेसिकली ये 2 तरह के नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. ठीक है, राइट. सो यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज. ओके, इसमें यहाँ मैंने गलत लिख दिया. हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, ग्रेफाइट की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. मैंने sp2 बोला और लिख दिया sp3. कैसे, हर एक कार्बन में आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको हर एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी ग्रेफाइट की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. और डायमंड की क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, क्लियर है. सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो दिस फिनिशेस द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉलिड स्टेट में. ओके, सो नाउ वी कम टू अ 2-डायमेंशनल लैटिस. अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल. ठीक है, सो आपने पढ़ा कि ये जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, या एटम्स होते हैं, है ना, या आयंस होते हैं, या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, और क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है, जो उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है उस सॉलिड में, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट. लैटिस मीन्स क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल
नेटवर्क को लैटिस कहते हैं, ठीक है, राइट। तो लैटिस इज अ क्रिस्टल। तो ये जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है उस फिक्स्ड ज्योमेट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, राइट। तो अगर मैं इस सारे लैटिस पॉइंट्स को आपस में अरेंज कनेक्ट कर दूं, तो जो मुझे एक नेटवर्क मिलेगा या जो मुझे एक अरेंजमेंट मिलेगा ये सारे पॉइंट्स का, जो एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न या एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, या बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्रिस्टल इन लेमैन लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इस स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस को 2 डायमेंशनली समझते हैं और फिर जैसे असली में 3 डायमेंशनली होता है वैसे समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेट्स कम टू 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल मतलब अगर मैं एक ही प्लेन में वो पॉइंट्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, राइट। जो 2 डायमेंशनल लैटिस है, इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। यू हैव स्क्वायर स्पेस लैटिस, you have rectangular space lattice, parallelogram space lattice, rhombic space lattice and hexagonal space lattice, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज़ अ यूनिट सेल, कि जो भी मेरे पास इतना अरेंजमेंट है ये सारे लैटिस पॉइंट्स का जोड़ के जो मुझे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिला, उसमें अगर मैं एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करूं, ठीक है, क्योंकि एक ही पैटर्न सब जगह रिपीट हो रहा होगा क्योंकि देयर इज़ अ फिक्स्ड ज्योमेट्री, तो वो जो एक स्मॉलेस्ट सिंगल रिपीटिंग यूनिट होएगी जिसको अगर मैं रिपीट करूं तो मैं पूरा एक क्रिस्टल फिर से रिक्रिएट कर सकती हूँ। सो दैट सिंगल रिपीटिंग यूनिट इज़ नोन एज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हुई आपकी, स्मॉलेस्ट या सिंगल रिपीटिंग यूनिट। इट इज अ सिंगल रिपीटिंग यूनिट विच कैन गिव यू द स्पेस लैटिस, जिसको रिपीट करने से आप पूरा स्पेस लैटिस रिक्रिएट कर सकते हो। सो दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। अब मैं आपको पांचों के पांचों 2 डायमेंशनल लैटिस की सिंगल यूनिट बताती हूँ कैसे होती है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ स्क्वायर स्पेस लैटिस। स्क्वायर स्पेस लैटिस कैसे होएगा, इसमें जो इसके लैटिस पॉइंट्स हैं ऐसे होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरी सिंगल यूनिट क्या होनी चाहिए, द सिंगल यूनिट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द सिंगल यूनिट, इट्स अ स्क्वायर। तो अगर मैं कोई भी इसको ज्वाइन करती जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये स्क्वायर ही मिलते जाएंगे, है ना। तो सिंगल यूनिट क्या है इसमें, स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज अ स्क्वायर स्पेस लैटिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस। रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस ड्रॉ करके देखते हैं कैसे होएगा। दिस इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। सो एज यू कैन सी द लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे कि अगर मैं किसकी एक सिंगल यूनिट ज्वाइन करूं तो मुझे क्या शेप मिल रही है, I am getting the shape of a rectangle, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस और उसमें एक सिंगल यूनिट शेल की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब हम पैरेललोग्राम बना के देखते हैं, या हम थोड़ा सा ऊपर से भी मिटा सकते हैं, एंड वी कैन ड्रॉ एंड कंपेयर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस। इसमें अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं तो कैसा बनेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस। उसके बाद आते हैं
रोम्बिक स्पेस लैटिस, रोम्बिक स्पेस लैटिस कैसे होता है? रोम्बिक स्पेस लैटिस में सिंगल यूनिट क्या होती है? सिंगल यूनिट इज बेसिकली अ रेक्टेंगल, ठीक है। एक सिंगल यूनिट कैसी होती है? इसमें रोम्बस शेप की नहीं होती। एक सिंगल यूनिट इज अ रेक्टेंगल विद एन इंटरनल पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज योर रोम्बिक स्पेस लैटिस, ठीक है। ये आपका क्या था? पैरेललोग्राम। अब आ जाते हैं हेक्सागोनल स्पेस लैटिस, ठीक है। ये कैसे बनेगा? प्लीज सी केयरफुली हाउ आई एम ड्राइंग इट। ठीक है। सो हेक्सागोनल स्पेस लैटिस कैसे बनाएंगे? इसमें हम सिंगल यूनिट सेल, this single unit cell is going to be this rhombus with an angle of 60 degree, ठीक है। तो ये सिंगल यूनिट सेल क्या हो जाएगा? इसमें rhombus with an angle of 60 degree, ठीक है। So these are the 5 types of 2-dimensional lattice. So ये क्या हो गया आपका? हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये आपके 2-dimensional lattice हैं, ठीक है। So take a screenshot of this. Okay, so now we are going to talk about 3D, that is 3-dimensional space lattice, ठीक है। पहले इसकी definition देखते हैं। A regular arrangement of constituent particles क्या क्या हो सकते हैं? Atoms, ion या molecules of a crystalline solid in 3-dimensional space। किसी भी crystalline solid का अगर हम 3-dimensional arrangement लें जिसमें उसके सारे एटम्स, आयन्स या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या स्पेस लैटिस, ठीक है, राइट। और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको अगर मैं बार बार वो यूनिट्स 3-डायमेंशनली रिप्रोड्यूस करूं तो मेरे पास पूरा क्रिस्टल बन जाए, तो वन सिंगल कंप्लीट यूनिट ऑफ दैट स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। डेफिनेशन इजी है, इम्पॉर्टेंट है, यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं यूनिट सेल को। आई एम श्योर आपने ये ऐसे करके बचपन में बहुत बनाया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ क्यूब, राइट, और इसमें ये 8 कॉर्नर्स हैं। ये जो मैंने स्फेरिकल चीज़ें शो की हैं ये मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शो किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन सिंगल यूनिट सेल, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में ऐसे बहुत सारे होंगे पूरे स्पेस लैटिस में। इफ़ यू सी दे आर गोइंग टू बी मेनी ऑफ देम, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे इकट्ठे होंगे, ठीक है, एक लैटिस में, समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा क्या हो गया आपका? ऐसे सारी 3-डायमेंशनली अगर मैं इसको रिप्रोड्यूस करूं पूरे आगे वाले प्लेन में भी तो ये क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस। और इसका ये एक सिंगल यूनिट, दिस इज वन सिंगल यूनिट, ठीक है, जिसको मैं शेड कर देती हूँ। इफ़ आई रिपीट दिस यूनिट 3-डायमेंशनली, ये एक सिंगल यूनिट क्या है? ये, इसको अगर मैं 3-डायमेंशनली रिप्रोड्यूस करूँ तो मेरे पास वापस ये स्पेस लैटिस आ जाएगा। तो ये क्या है? यूनिट सेल। ये क्या है? स्पेस लैटिस, ठीक है। अब इसकी जो एजेस होती हैं यूनिट सेल की, ठीक है, उनको हम नाम दे देते हैं, एजेस आर कॉल्ड A, B एंड C, ठीक है, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट।
यूनिट सेल की जो एजेस हैं, दैट इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट, दे कैन बी गिवन द नेम ए, बी एंड सी। उसके बाद ए और बी के जो बीच में एंगल है, अब इनके बीच के एंगल्स जो हैं, ठीक है, कौन कौन से, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में जो एंगल है, दीज एंगल्स आर गिवन द नेम अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, क्लियर है आपको, राइट? तो सॉरी, ये जो इसकी 3 एजेस हैं, वैसे तो ये भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर एंगल बताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बना दिया। लेंथ, विड्थ एंड हाइट को मैं इसकी 3 एजेस क्या ले सकती हूँ, ए, बी और सी। ठीक है, अब इनके बीच के जो एंगल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ए और बी के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, गामा। सो लेट्स मेक गामा हेयर विद अ डिफरेंट इंक। सो ए और बी का जो एंगल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गामा। या मैं एक ये एटम हटा रही हूँ, यहाँ भी बना सकती हूँ। ठीक है, सो ए एंड बी, सो दिस इज ऑल्सो बी, अगर ये बी है तो ये भी है। ए और बी का एंगल क्या हो गया आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी कॉल्ड, ए एंड बी का एंगल इज कॉल्ड गामा। ठीक है, राइट? उसके बाद बी और सी का एंगल क्या कहते हैं, बी और सी के एंगल को अल्फा। ठीक है, वापस इधर आ जाते हैं, बी और सी का एंगल क्या कहलाया, अल्फा। ठीक है, आई कैन मेक इट हेयर ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, ये बी है और ये सी है, ये इसके बीच का एंगल, ये भी क्या है आपका, अल्फा। तो आप कैसे भी देख लो, ठीक है, यहाँ बना के थोड़ा सा आसान हो जाता है, तीनों एंगल इकट्ठे एक शॉट में दिख जाते हैं। उसके बाद ए और सी के एंगल को कहते हैं बीटा। ठीक है, सो ये ए और सी के बीच का एंगल है, दिस इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, सो द 3 एजेस आर कॉल्ड ए, बी एंड सी, 3 टाइप्स ऑफ एजेस। टोटल कितनी एजेस होती हैं, 12, राइट? सो द 3 टाइप्स ऑफ एजेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर ए, बी, सी, और उनके बीच के एंगल्स को डिनोट किया जाता है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे यूनिट सेल्स सारे सॉलिड्स के एक जैसे हों, अलग अलग तरह के होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अब इसको। ठीक है, so let's rub this. ठीक है, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्पेस लैटिस की। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, स्पेस लैटिस की। क्या क्या हो सकती हैं, ये हर एक पोजीशन जो ऑक्यूपाई की हुई है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने, इसको, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, ये लैटिस साइट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेस लैटिस आ जाता है। नंबर 2। नंबर 3, ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ ये कॉर्नर्स पे हों। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पोजीशंस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, अब सारे यूनिट सेल्स में ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, तो जो हमने ये यूनिट सेल बनाया था, दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मैनी ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो ऑन द बेसिस
of the position of constituent particles. दो मेन कैटेगरीज होती हैं यूनिट सेल की, ठीक है. वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है. दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस सम अदर साइड ऑल्सो, ठीक है. कॉर्नर और कोई और साइड भी हो सकती है, ठीक है. अब फर्दर हम नॉन प्रिमिटिव की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग कि ये जो दूसरी कोई और साइट है ये कौन सी है, ठीक है. सो लेट्स लुक एट दिस इन ग्रेटर डिटेल्स. ठीक है. सो हम देख रहे हैं नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव में पहला टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया. तो पहले मेन दो कैटेगरीज थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव इज एट द कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव इज एट द कॉर्नर प्लस सम अदर पोजीशन, ठीक है. तो नॉन प्रिमिटिव में पहला क्या आ गया, फेस सेंटर्ड, ठीक है. दूसरा आ गया बॉडी सेंटर्ड. तीसरा आ गया एंड सेंटर्ड, ठीक है. और एक जो हम आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, नेचुरली नहीं पाए जाते, दोज आर एज सेंटर्ड, ठीक है. तो मेन तो ये तीन है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली वी आर एबल टू प्रोड्यूस एज सेंटर्ड यूनिट सेल ऑल्सो, ठीक है. इसको हम अभी देखते हैं. ओके, नाउ ये मैं आपको एक 3 डायमेंशनल शेप से कुछ टर्म्स समझाना चाहती हूँ, ठीक है. यू कैन सी हेयर दिस इज अ क्यूबॉइड, है ना. क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, ये मेरे पास क्यूबॉइड है. ये जो आपको इसके दिख रहे हैं ये क्या है, कॉर्नर्स. हाउ मेनी आर देयर, देयर आर 8 कॉर्नर्स, ठीक है. क्लियर है. एजेस, एजेस क्या होती हैं, जहाँ पे ये जो लाइनें हैं, पहले हम फेसेस कर लेते हैं. सॉरी, फेसेस क्या हैं, जैसे ये एक पूरा एक फेस है, 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6. कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस. अगेन आई एम रिपीटिंग, फेसेस क्या है, ये पूरा 1 2 3 4 5 और 6. सो देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस. अब एजेस का है, जहाँ पे ये फेसेस आपस में टच करते हैं, दोज आर एजेस. एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है. तो कितनी एजेस हुई, 12 एजेस हुई. सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉर्नर्स, फेसेस एंड एजेस, ठीक है, राइट. तो अब हम इनको समझते हैं. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होएगा, पहले मैं एक सिंपल क्यूब बना लेती हूँ. ज़रूरी नहीं है क्यूब ही हो, पर हम क्यूब का एग्जाम्पल लेके ये टाइप्स कर रहे हैं. पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सो इसमें एक कलर और पिक कर लेते हैं.
ओके, तो सबसे पहले एट द कॉर्नर्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो आपके पास कॉर्नर्स पे हैं, इसके अलावा फेस सेंटर्ड मतलब ये जो 6 फेसेस हैं इसके बीच में भी है। सो ये एक फेस है, एक हो गया, ये वाला फेस ले लो इसके बीच का 2, इस वाले फेस के बीच का 3, ये आपको सामने फेस दिख रहा है इसके बीच का 4, ये जो पीछे फेस दिख रहा है इसके बीच का 5, और ये जो नीचे फेस दिख रहा है इसके बीच का 6। तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे है, ठीक है, एंड फेस के बीच में है। सो कॉर्नर्स प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, अब ये पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड पे। सो जस्ट एज द नेम डिनोट्स, बॉडी सेंटर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो अगेन कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स के बिना तो बनता ही नहीं है। तो ये तो मैंने बना दिए कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड मतलब इस पूरा जो क्यूब है इसके बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो जो इसकी बॉडी के बिल्कुल अंदर जो धंसा हुआ है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज राइट इन द सेंटर ऑफ दैट क्यूब। ठीक है, सो बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया, कॉर्नर्स प्लस 1 इन द बॉडी। ठीक है, अब आ जाते हैं एंड सेंटर्ड पे। ठीक है, सो अगेन कॉर्नर वाले बनाए पहले हम। लेट्स क्विकली मेक इट, लेट्स नॉट रब एंड वेस्ट टाइम। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे है प्लस 1 पेयर ऑफ पैरेलल फेसेस। चाहे आप ये वाला और ये वाला ले लो, चाहे ये वाला और नीचे वाला ले लो, चाहे आगे वाला और पीछे वाला ले लो। सो कॉर्नर्स प्लस 1 पेयर ऑफ पैरेलल फेसेस। मैं कौन सा ले रही हूँ, मैं ये ले रही हूँ, ये ऊपर प्लस दिस। सो इट इज कॉर्नर प्लस 1 पेयर ऑफ पैरेलल लिख लो या ऑपोजिट लिख लो, ओनली 1 पेयर। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आ जाता है एज सेंटर्ड। इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है एज सेंटर्ड क्रिस्टल को। ठीक है, अब एज सेंटर्ड में क्या होएगा, एज सेंटर्ड इज गोइंग टू बी एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट्स कहाँ होएगा, एक कॉर्नर्स पे होएगा प्लस हर एक एज के बीच में होएगा। तो ये आपको 12 एजेस दिख रही हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एज सेंटर्ड में क्या है, 1 एट द कॉर्नर, ठीक है, हर एक एट ईच कॉर्नर एंड 12 की 12 एजेस के बीच में। ठीक है, सो दिस इज एज सेंटर्ड। सो कॉर्नर प्लस ऑल एजेस। ठीक है, सो नॉन प्रिमिटिव में 4 हो गए। फेस सेंटर्ड इज कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर्ड इज कॉर्नर प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। एंड सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस ओनली 1 पेयर ऑफ
पैरेलल फेसेस एंड एज सेंटर में कॉर्नर प्लस ऑल एजेस के सेंटर में. सो दीज आर नॉन प्रिमिटिव. और प्रिमिटिव क्या था? ओनली एट द कॉर्नर्स. ठीक है. सो दीज आर द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स on the basis of position of constituent particles. ठीक है. नाउ ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिट सेल में A, B, C that is length width height same हो. That means it's not necessary it's a cube. And number 2, it is not necessary कि उसके अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री हो या अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सेम हो. ठीक है. They may or may not be 90 degree and they may or may not be same. Similarly A, B, C तीनों सेम हो भी सकते हैं, दो भी सेम हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस पॉसिबल देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स. ठीक है. राइट. जो अभी हम करेंगे फर्दर. हर एक टाइप में ज़रूरी नहीं है कि सब तरह के आपके नॉन प्रिमिटिव सेल्स हों. ठीक है. राइट. सो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं एंड फर्दर किसी क्रिस्टल सिस्टम में 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं, किसी में 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं, किसी में एक ही टाइप ऑफ यूनिट सेल है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब में आपके पास प्रिमिटिव भी हो और नॉन प्रिमिटिव भी सारे हों. हो सकता है किसी में सिर्फ प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड हो सकता है किसी में सिर्फ प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड हो. तो प्रिमिटिव तो सब में ही होता है. राइट. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स ऑन द बेसिस की A, B, C और अल्फ़ा बीटा गामा की क्या मेजरमेंट्स हैं. और फर्दर किसी में 3 सब टाइप्स हैं, किसी में 2 सब टाइप्स हैं. तो ऑन द होल टोटल कितने तरह के क्रिस्टल्स होते हैं? 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो ब्रेविस ने स्टडी किए थे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड दे आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस. ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम. इसका बहुत एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मेक नाइस नोट्स. Okay, so here are the 7 crystal systems. ठीक है. This is on the basis कि A, B और C का relative what is the measurement, that is A equals B equals to C, or they all 3 are not equal or 2 of them are equal, howsoever. And what is the measure of alpha, beta and gamma? Are all of them equal and 90? Are all of them equal and not 90? Or 2 or 90? ठीक है. जैसे भी है. ठीक है. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. इसको आप रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे क्यूबिक है इसमें से, उसमें A, B और C तीनों सेम हैं और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सेम है और 90 डिग्री है. तो दिस इज़ द मोस्ट सिमेट्रिक वन. कौन सा? क्यूबिक. ठीक है. और उसके बाद जो ट्राइक्लिनिक है, इसमें A, B और C तीनों बराबर नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है, एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. सो ट्राइक्लिनिक में क्या है? तीनों साइड्स भी बराबर नहीं है, तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं है, और तीनों एंगल्स जो हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिक, या जिसको आप कह सकते हो लीस्ट सिमेट्रिक. तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक है और ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है. ठीक है. फर्दर आप देखोगे जो क्यूबिक है इसमें 3 ऑप्शंस पॉसिबल हैं. कौन कौन सी? आपका जो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे है, BCC दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी पॉसिबल है और फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल है. ठीक है. सारे 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में प्रिमिटिव या जिसको आप सिंपल क्यूबिक कहते हो दैट इज़ SC वो पॉसिबल है. प्लस क्यूबिक में इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल है. टेट्रागनल में बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है. ठीक है. ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबल हैं. एक तो प्रिमिटिव हो गया दैट इज़ SC, दूसरा BCC, FCC प्लस एंड सेंटर्ड, और मोनोक्लिनिक में सिंपल क्यूबिक एंड एंड सेंटर्ड. बाकी ये जो 3 हैं इनमें सिर्फ आपके यही सिंपल क्यूबिक पॉसिबल होते हैं. तो अगर आप इसको काउंट करो 7 तो हो गए आपके प्रिमिटिव, प्लस 8, 9, 10, 11, 12, 13. ठीक है. एंड 14. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और उसमें कुछ में मोर देन 1 ऑप्शन पॉसिबल है. तो टोटल मिला के 14 टाइप के क्रिस्टल्स पाए गए हैं. ठीक है. एंड दोज 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस वर स्टडीड बाय द साइंटिस्ट ब्रेविस. सो दे आर नोन एज ब्रेवाइस या ब्रेविस लैटिसेस. ठीक है. कितने होते हैं?
14। ठीक है, बस आप इसमें याद रखो मोस्ट सिमेट्रिक, लीस्ट सिमेट्रिक, उसके बाद क्यूबिक में कौन कौन सी ऑप्शंस पॉसिबल हैं और एंड सेंटर्ड किस में पॉसिबल है, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में आई वुड प्रेफर एनसीईआरटी सामने रख के बहुत अच्छे से आपको टेबल बना सकते हो। ठीक है, दिखने में ऑलमोस्ट ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ABC एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so in this video lecture we had started with the properties of solids. ठीक है, उसके बाद we went on to differentiate between crystalline and amorphous, और उसके बाद हमने crystalline solids की classification की, and then we came on to the lattice structures. ठीक है, so please बड़े ध्यान से आप इसके notes बनाइए। अगर डायग्राम्स में आपको थोड़ी सी confusion है तो प्लीज़ NCERT से डायग्राम डायरेक्टली आप पिक कर सकते हैं। थैंक यू। मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ।